अस्सलाम वालेकुम। पिछली एपिसोड के अंदर हमने कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया जिस पे साइंटिस्ट आज रिसर्च कर रहे हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिस पे साइंसदान काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो साइंसदानों को पता है वो है एंटी मैटर। जैसे कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, इसको मैटर कहते हैं। Anything that is made up of atoms, anything that you can touch and feel is matter. अब ये matter जो है, साइंटिस्ट ने ये कहा क्योंकि जब हमने ऑब्जर्व ही हर चीज़ करना शुरू की तो हमें आइडिया होता था कि हर चीज़ का ना अपना एक पेयर होता है, कि हमें एक पार्टिकल है तो उसका एक और पेयर मिलता है आपको उसके साथ में। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर मैटर है तो क्या एंटी मैटर भी होना चाहिए, और वाकई उनके रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि एंटी मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। ना तो प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट्स ने एक्चुअली कुछ एंटी मैटर बनाया भी। और होता ये कि जब आप मैटर और एंटी मैटर को मिक्स करते हैं तो वो आपस में मिलके एनाइलेट हो जाते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। अभी कॉन्सेप्ट इसी तरह का होगा जिस तरह हमने वो +1 और -1 को किया था कि वो आपस में मिलके 0 हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैटर को आप +1 समझ सकते हैं और एंटी मैटर को -1 समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट ने फेस किया था वो ये था कि हमारी यूनिवर्स के अंदर मैटर इतना ज़्यादा क्यों है और एंटी मैटर इतना कम क्यों है। क्योंकि हम जो चीज़ देख सकते हैं हर जगह तो मैटर तो नज़र आ रहा है, लेकिन एंटी मैटर तो कभी नज़र नहीं आता। हमने कभी ऐसा तो नहीं ऑब्जर्व किया कि हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है और वो एकदम से वो डिसअपीयर हो जाए या फिर उसके साथ एंटी मैटर लग जाए और कोई एक्सप्लोजन और वो गायब हो जाए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट ने फेस किया वो ये था कि जब यूनिवर्स क्रिएट हुई तो ज़्यादा मैटर क्यों था और एंटी मैटर कम क्यों था। अगर यूनिवर्स बनती और साथ में मैटर और एंटी मैटर की क्वांटिटी इक्वल होती तो हम एग्जिस्ट ही ना करते। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा मैटर है और उतना ही एंटी मैटर है तो वो आपस में एनाइलेट होके 0 बन जाता, तो यूनिवर्स बनते साथ ही ख़त्म हो जाती। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसको जो साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं सके कि ऐसा क्यों हुआ कि अगर इतनी सिमेट्रिकल यूनिवर्स है और हर साइंटिफिक रूल को फॉलो कर रही है तो इस जगह पे इतनी एसिमेट्री क्यों है। ये क्यों हो रहा है कि एंटी मैटर इतना कम है और मैटर इतना ज़्यादा क्यों है। ये फाइन ट्यूनिंग किसने की है। तो इस पर एक बहुत काफ़ी अरसे से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और थियोरेटिकल साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन दोनों की ये राय है कि हमें नहीं पता और इस पर सिर्फ रिसर्च जारी रह सकती है। पिछली कुछ एपिसोड्स के अंदर हमने कुछ फोर्सेस एक्सप्लोर की थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हमारे यूनिवर्स के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेस है जिससे ज़्यादा और कोई फोर्स नहीं है। हम ग्रेविटी को फील कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और वीक इंटरैक्शन फोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन 4 फोर्सेस के अलावा हमारे यूनिवर्स में और कोई फोर्स नहीं है और ये 4 फोर्सेस ही हैं जो हर एक्शन हमारी यूनिवर्स में करती है। ग्रेविटी तो हमें पता है, जिस चीज़ का ज़्यादा मास होता है उतनी उसकी ग्रेविटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेट्स और इस तरह की चीज़ें, ये भी हमें इसका भी अंदाज़ा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो एटम्स को और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कनेक्ट करती है। और फिर एक और फोर्स है जो कहते हैं वीक इंटरैक्शन फोर्स, जो एक बहुत फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है। इनफैक्ट ये एक पाकिस्तानी फिजिसिस्ट ने डिस्कवर की थी, डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिस पे इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये सारी जो 4 फोर्सेज हैं इनका आपस में रिलेशनशिप कायम करना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। ना तो सिर्फ ये एक मुश्किल चीज़ है बल्कि अगर ये इनके बीच में एक वो रिलेशनशिप कायम हो जाती है तो हमारे पास एक फिनोमेना आएगा जिसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। जैसे हमने डिस्कस किया था ना, हम पहले क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करते थे तो वो एक कंप्लीट डिफरेंट फिजिक्स होती थी, और हम जब गैलेक्सीज के बारे में बात करते थे तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फिजिक्स होती थी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कि हमें कोई चीज़ वहाँ नज़र आती है जो छोटे स्केल पे नज़र नहीं आती, और जो चीज़ें हमें छोटे स्केल पे नज़र आती हैं जो बड़े स्केल पे नज़र नहीं आती। इस चीज़ को क्या चीज़ एक्सप्लेन करेगी? कोई थ्योरी है जो इनको आपस में कनेक्ट कर दे। वो थ्योरी जो इनको आपस में कनेक्ट करेगी उसको कहेंगे द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और साइंटिस्ट उस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे रिसर्च कर रहे हैं और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें वो फॉर्मूला मिल जाए जो यूनिवर्स की हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकेगा। एक इंच जितना फॉर्मूला हो जिस पे वो सारे वेरिएबल्स हों, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो कोई भी फिनोमेना हो इस यूनिवर्स का हम उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। जैसे E=mc² था, उसने पूरी रिलेटिविटी की फील्ड को एक्सप्लेन कर दिया इतने छोटे फार्मूला ने। तो कोई ऐसा फार्मूला है जो हमारी पूरी यूनिवर्स के हर फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकता है? इस तरह के फार्मूला को एग्जिस्ट करना चाहिए
क्योंकि यही बेस है साइंस की कि हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो इस तरह का फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन वो क्या है और वो किधर है ये हमें नहीं मालूम, और इस पर साइंटिस्ट अभी तक से रिसर्च कर रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हमने डिस्कवर किया था कि साइंटिस्ट कुछ कहते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर कोई चीज़ नहीं है, और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि आप काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पैरेलल यूनिवर्सेस को कंसिडर करें। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो ब्लैक होल्स की जो मैथ है वो तब काम कर सकती है कि अगर आपने पैरेलल यूनिवर्स को कंसिडर किया हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स की सेंटर एक किसी पैरेलल यूनिवर्स में आपको लिंक कर देती है, और पैरेलल यूनिवर्स बिल्कुल ऐसी ही यूनिवर्स है जो हमारी यूनिवर्स है, उसी की एक मिरर इमेज आप समझ लें कि वहाँ पे भी वही एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो यहाँ पे हो रही हैं, बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं। और ऐसी सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं जो आपस में एम्बेडेड हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अजीब व गरीब है क्योंकि ना तो हमारे पास इसकी कोई एविडेंस है, ना तो हमारे पास इसके पीछे की मैथ है, लेकिन ये एक तरीका है कि आप वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को ढूंढ सकते हैं। ये एक तरीका है कि आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए साइंसदानों ने बहुत अजीबोगरीब चीज़ें बनाई हुई हैं कि अच्छा ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, पैरेलल यूनिवर्स बना देते हैं, फिर वो मैथ काम करके सॉल्व हो जाती है और आपको सोल्यूशन मिल जाता है। एक बहुत खौफनाक फिनोमेना जिस पे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो ये है कि यूनिवर्स एंड कैसे होगी, और ये एक इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्च नहीं है क्योंकि अगर एंड हो भी जाएगी तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक अंदाज़ा लगाने के लिए साइंटिस्ट ने इस पर भी रिसर्च की हुई है। जब हमारी यूनिवर्स बनी तब से लेके अब तक 14 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, और हमें नहीं मालूम कि आगे और ये कितना चलेगी और क्या वक्त आएगा जब यूनिवर्स ख़त्म होगी और क्या होगा कि यूनिवर्स ख़त्म होगी। लेकिन यूजुअली हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई चीज़ बनती है तो वो ख़त्म भी होती है। यूनिवर्स में हर चीज़ की कोई एज है, स्टार बनता है, ख़त्म होकर ब्लैक होल बन जाता है, गैलेक्सीज बनती हैं, बाद में जाके एलिप्टिकल हो जाती हैं। तो हर चीज़ ऐसी है कि जो एग्जिस्टेंस में आती है कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो साइंसदानों ने ये कहा कि अच्छा अगर हमारी यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आई है तो एक टाइम पे आके हमारी यूनिवर्स भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ पे साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उन्होंने यूनिवर्स की एक्सपेंशन को स्टडी किया और उन्होंने 3 सिनारियोज बताए कि ये 3 सिनारियोज हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स एंड कैसे होगी। जो पहला सिनारियो है वो है बिग फ्रीज। आपको अंदाज़ा होगा हीट क्या होती है। अगर आपके पास एक जगह पे अगर गर्मी होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो हवा है वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रही है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो एटम्स हैं ना, उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है। वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करती है कि उस एरिया का टेम्परेचर कितना होगा। तो जब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही होती है ना, तो अंदर जितना मटेरियल है वो आपस में हर चीज़ से दूर दूर जाना शुरू होता है, और जब चीज़ आपस में दूर दूर चली जाती है ना तो वो केओस नहीं रहता, वो बहुत सिस्टमैटिक चीज़ होने लग जाती है। उसके सिस्टमैटिक होने की वजह से ना उस चीज़ का टेम्परेचर कम हो जाता है और बहुत ठंडा 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 होने लगता है। तो साइंटिस्ट की ये राय है कि एक पॉइंट पे आके टेम्परेचर होता है कि वो उससे कम टेम्परेचर जा नहीं सकता, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, -273 डिग्री सेल्सियस, जिससे कम टेम्परेचर जा नहीं सकता। तो और साइंटिस्ट कहते हैं कि उस एक्सपेंशन के दौरान ये वक्त आएगा कि हमारी यूनिवर्स का टेम्परेचर -273 तक पहुंच जाएगा, और जब उस टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तब हमारी यूनिवर्स फ्रीज होके तबाह हो जाएगी। दूसरे फिनोमेना का नाम है द बिग रिप। बिग रिप ये कहता है कि जब हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही होगी तो वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगी कि उसका जो फैब्रिक है स्पेस टाइम का, जो हमने ग्रेविटी में एक्सप्लोर किया था, वो फैब्रिक ही आपस में टीयर अप होना शुरू हो जाएगा, और वो फैब्रिक आपस में फट जाएगा, और एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा होती रहेगी कि वो आपस में टीयर कर देगा हर चीज़ को, और चीज़ें टीयर होते हुए रिप होते हुए ख़त्म हो जाएंगी, और यूनिवर्स में फिर कोई चीज़ नहीं रहेगी। जो द बिग फ्रीज है और द बिग रिप है, इन दो के पीछे साइंटिस्ट के पास इतनी ज़्यादा एविडेंस नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी एजम्पशंस किए हैं, लेकिन आखिरी वाला जो है जिसको कहते हैं द बिग क्रंच, इसके पीछे साइंसदानों के पास एविडेंस भी है, और ये बहुत खौफनाक है क्योंकि अब साइंटिस्ट ने ग्रेविटी समझी, साइंटिस्ट ने यूनिवर्स की बिगिनिंग समझी, तो साइंसदानों को ये पता चला कि अच्छा जो एंडिंग होगी वो काफ़ी सिमेट्रिकल होगी। उनको ये अंदाज़ा हुआ कि जब हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही होगी ना, तो उसकी अंदर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी, इतने ज़्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स होंगे कि वो उसकी एक्सपेंशन को खींचना शुरू हो जाएंगे,
और इतना ज़्यादा मास होगा हमारे यूनिवर्स के अंदर, जिस तरह अर्थ मून को आपस में खींचती है, उस तरह यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ उस बाउंड्री को खींचना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से वो एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगी। और ना तो सिर्फ एक्सपेंशन ख़त्म होगी बल्कि वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह का होगा जैसे समझ लें बिग बैंग का ऑपोजिट, कि जिस तरह यूनिवर्स शुरू हुई थी उसका ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगा। सारे प्लैनेट्स आपस में करीब आ जाएंगे, सारे स्टार्स, सारे ब्लैक होल, सारे क्वेज़ार्स और सारी वो चीज़ें जो हमने देखी भी नहीं होंगी वो आपस में आके क्लाइड होना शुरू हो जाएंगी, केओस होना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और वो वापस आते हुए कॉन्ट्रैक्ट होके बिल्कुल ज़ीरो साइज तक चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी खौफनाक थे, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ होगी भी तो हम एटलीस्ट इस चीज़ के लिए खुश हैं कि हमने वो सारी खूबसूरती इस यूनिवर्स में एक्सप्लोर की। एक तरह से एक ब्लेसिंग थी हमारे लिए कि हमें इन सब को एक्सप्लोर करने का चांस मिला। मतलब क्वेज़ार्स को देखें और गैलेक्सीज को देखें और स्टार्स को देखें, अगर हमें ये चीज़ें ना मिलती और अगर हम ऐसे टाइम में रहते होते कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ना होती तो हम इसको कभी अप्रिशिएट ना कर सकते। तो इसमें सैड होने की बात नहीं होती कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। खुशी की बात ये होती है कि आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया और एक्सपीरियंस किया। और यही एसेंस है साइंस का, कि हम कभी मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स नहीं डालेंगे कि यूनिवर्स के बाद क्या होगा, यूनिवर्स से पहले क्या था। हम सिर्फ जो चीज़ है उसको समझेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। मेरा नाम हसन अहमद है, बहुत शुक्रिया।